वेलकम बैक टू टाइटन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने इस चैप्टर में देखा है कि वेलोसिटी के आधार पर रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं और इस चैप्टर के अंदर हम कौन सी रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। और हमने ये जाना था कि रिएक्शन की दर को कितने प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं एवं रिएक्शन की दर को, अभिक्रिया की दर को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, अभिक्रिया की दर किन कारकों के द्वारा इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, अब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन को हम कहते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता को अणु संख्यता भी कहा जाता है। आइए समझते हैं अभिक्रिया की आणविकता या अणु संख्यता होती क्या है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए आपको पता है कि अभिकारक की आवश्यकता होती है, तभी जाके प्रोडक्ट बनता है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जितने अभिकारक अणुओं की संख्या की आवश्यकता होती है, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की हमें आवश्यकता होती है, वही रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। तो मॉलिक्युलरिटी के लिए सबसे अच्छा पॉइंट ये आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी, उसकी मॉलिक्युलरिटी जो होती है जीरो नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन को डिनोट किया जाता है एम से। जैसे हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे CO2 प्लस H2O, साइन ऑफ रिएक्शन C6H12O6 प्लस O2, ये है। इस केमिकल रिएक्शन में आपको दिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में केमिकल रिएक्शन करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट और ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट। इन्हें, ये जो रिएक्टेंट हैं, इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कितनी संख्या यहाँ पर इन्वॉल्व है, कितनी संख्या यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, वही इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल इस रिएक्शन को करा रहा है, तो यहाँ पर इसकी मॉलिक्युलरिटी जो होगी इस रिएक्शन की, वो मॉलिक्युलरिटी हो जाएगी 2, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो m बराबर कितना निकल के आएगा, 2। अब हम ये जानना है कि मॉलिक्युलरिटी के आधार पर रिएक्शन हमारी कितने प्रकार की होती है। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्युलरिटी के आधार पर जो रिएक्शन होती है हमारी, मॉलिक्युलरिटी के आधार पर रिएक्शन जो होती है बेटा, वो 3 प्रकार की होती है। जनरली कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्युलरिटी। हम मॉलिक्युलरिटी के आधार पर रिएक्शंस को देख रहे हैं, जिसमें पहली रिएक्शन हमारी होगी यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्युलर रिएक्शन, इनको हम कहते हैं एकाणुक अभिक्रियाएं। एकाणुक अभिक्रियाएं, एकाणुक अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? एकाणुक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिकारक अणुओं की एक संख्या या फिर अभिकारक अणुओं की एक संख्या पार्टिसिपेट कर रही होती है, एक नंबर भाग ले रही होती है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन, मैं एग्जांपल लेता हूं, PCl5 PCl3 प्लस Cl2। यहाँ पे देखो बेटा, ये अभिकारक है और ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखो अभिकारक अणुओं की कितनी संख्या भाग ले रही है, 1। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी आधार पे दूसरी रिएक्शन की बात करते हैं हम, वो जो है बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्युलर रिएक्शन क्या होती है? इन्हें हम कहते हैं बेटा द्वि-अणुक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? द्वि-अणुक अभिक्रिया। तो ये वे रिएक्शंस होती हैं जिनमें 2 अभिकारक अणुओं की संख्या भाग लेती है। जैसे हम कोई भी एग्जाम्पल की बात करें, H2 प्लस I2 साइन ऑफ रिएक्शन 2HI। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो अभिकारक अणुओं की एक संख्या ये है, एक संख्या ये, दोनों अभिकारक हैं। तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। इसी आधार पे हम देखते हैं थर्ड टाइप की जो रिएक्शन है, जिसे हम कहते हैं ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्युलर रिएक्शन वे रिएक्शंस होती हैं जिनमें अभिकारक अणुओं की 3 संख्या भाग लेती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे हम, तो बैलेंस करने के लिए 2CO2 और 2CO। ठीक है,
ये बैलेंस होगी। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कितनी निकल के आएगी, ऑक्सीजन के रेफरेंस में 1 और कार्बन मोनोऑक्साइड के रेफरेंस में 2, 2 और 1 कितनी होगी 3। यहाँ पर m का मान कितना आएगा 3। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो गई। तो देखो बेटा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन हमारी क्या होती है, अभिकारक अणुओं की संख्या होती है जो कि रिएक्शन कराने के लिए पर्याप्त होती हैं। इसी और मॉलिक्युलरिटी के आधार पर रिएक्शन हमारी कितने प्रकार की होगी, 3, यूनिमॉलिक्युलर, बाई मॉलिक्युलर, ट्राई मॉलिक्युलर। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। देखिए बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, इसका क्या मतलब है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया की कोटि मॉलिक्यूल्स की वह वास्तविक संख्या होती है जिसके द्वारा रिएक्शन की वेलोसिटी को डिटरमाइन किया जा सकता है। जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है और जिसमें 2 अभिकारक मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि दोनों अभिकारक मॉलिक्यूल की संख्या पर निर्भर करे अभिक्रिया की दर, ऐसा कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि अभिक्रिया की जो कोटि है उसको हम एक्सपेरिमेंटल ही पता कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता कर सकते हैं। रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते कि उसकी कोटि क्या होगी, उसकी ऑर्डर क्या होगी। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि अभिक्रिया की दर को डिटरमाइन करने वाले मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल नंबर जो होगी वही क्या कहलाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, पहली चीज़ ये 0 भी हो सकती है, किसी भी रिएक्शन के लिए 0 भी हो सकती है। मतलब अभिक्रिया की दर जरूरी नहीं है कि किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभिकारक अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि हमने देखा था मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं थी, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं होती है, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो अभिक्रिया की दर है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है या नहीं कर रही है, कौन से अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाती है उसकी कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि का मॉलिक्युलरिटी के साथ क्या डिफरेंस है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन जो भी है वो नेगेटिव नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन को हम देखकर बता सकते हैं कि अभिक्रिया की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब ये है कि रिएक्शन के अंदर अभिकारक अणुओं की भाग लेने वाली संख्या उसकी मॉलिक्युलरिटी कहलाती है। जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि अभिकारक अणुओं की वह एक्चुअल नंबर जो उसके रेट को डिटरमाइन करती है, उसके वेग को डिटरमाइन करती है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें इस चैप्टर के अंदर शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण को पता करना है। तो हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है। देखिए बच्चों, हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, वे रिएक्शन जिनकी वेग या जिनकी रेट अभिकारक अणुओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब अभिकारक अणुओं की सांद्रता को आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, उससे वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रिएक्शन अपनी एक निश्चित वेलोसिटी से होती रहती हैं। वेग को ज़्यादा आप अभिकारक अणुओं की सांद्रता को बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, उससे वेग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती हैं। या आप ये भी कह सकते हो कि वे रिएक्शन जिनकी दर या जिनकी वेग अभिकारक अणुओं की सांद्रता के 0 घात के समानुपाती होती है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि वे रिएक्शन जिनकी दर अभिकारक अणुओं की सांद्रता की 0 घात के शून्य घात के समानुपाती होती है, उन्हें हम 0 ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण क्या है। माना हमारी कोई रिएक्शन हो रही थी जिसमें R से P बन रहा था। R का मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं R की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, इसको हम कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम A थी, और इस समय पर प्रारंभिक सांद्रता जो है वो अभिकारक की होगी, प्रोडक्ट की तो होगी नहीं, तो इसको मान लिया हमने 0। R जो है ये क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, P प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट की प्रारंभिक सांद्रता A है और अभिक्रिया के स्टार्टिंग में प्रारंभिक सांद्रता में प्रोडक्ट की कोई भी सांद्रता नहीं होती है। कुछ समय बाद हम देखते हैं आफ्टर टी टाइम, कुछ समय बाद मान लिया हमने A में से X मॉलिक्यूल R के खत्म हो गए, तो P के कितने बनेंगे जाके X। मतलब जैसे जैसे अब R के मॉलिक्यूल खत्म हो जाएंगे वैसे वैसे P के बनते चले जाएंगे। अब हमें इसके लिए निकालना है समाकलित वेग समीकरण शून्य कोटि की अभिक्रिया लेके। हम जानते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया की जो दर होती है, मतलब dx/dt, तात्क्षणिक वेग जो है वो अभिकारक की
सांद्रता के शून्य घात के या जीरो घात के समानुपाती होगा तो a माइनस एक्स की पावर 0, ये हो जाएगा। हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt बराबर k और a माइनस एक्स की पावर 0। ठीक है, इसको हटाने, इस समानुपाती साइन की जगह हमने ले लिया एक कांस्टेंट वैल्यू। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, विशिष्ट दर स्थिरांक। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू k। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, dx अपॉन dt इक्वल टू k आ गया। हमें पता है हमें इसको रीअरेंज करना है, हमने इसको पुनर्व्यवस्थित कर दिया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद क्या हुआ, dx इक्वल टू k dt जो है इसके मल्टीप्लिकेशन में चला गया। ठीक है, अब क्या होगा, दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों ओर का समाकलन करने पर ऑन इंटीग्रेशन बोथ द साइड ऑन इंटीग्रेशन बोथ द साइड, दोनों तरफ का समाकलन करने पर क्या होगा, dx का बराबर k, कांस्टेंट वैल्यू का नहीं कर सकते इंटीग्रेशन आप, तो dt, dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x, k का k t, तो k बराबर हो जाएगा x अपॉन t। ठीक है, यहाँ पर k क्या है, ये हमारा, पहले तो ये जान लो कि ये हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकल के आ गया। और यहाँ पे k जो है, k क्या है, k यहाँ पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, x जो है वो कंसंट्रेशन को बता रहा है और t क्या है यहाँ पर टाइम है। अगर हम k की यूनिट की बात करें, k की यूनिट ऑफ k, लेकिन बेटा जो k की यूनिट है, विशिष्ट दर स्थिरांक की जो यूनिट है वो केवल शून्य कोटि के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। वो यूनिट क्या होगी, x की, x सांद्रता है तो मोल लीटर इनवर्स, समय की क्या होगी, टाइम इनवर्स। तो ये इसका मात्रक निकल के आएगा, मात्रक होगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, अब टाइम हमारा अगर सेकंड में दे रखा है तो सेकंड इनवर्स, मिनट में दे रखा है तो मिनट इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं इसकी हाफ लाइफ को। देखिए बच्चों, हम देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए उसकी हाफ लाइफ को। सबसे पहले हमें ये जानना होगा हाफ लाइफ होती क्या है। तो हाफ लाइफ वह समय होता है जिस समय पर हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि वह टाइम जिस टाइम पर अभिकारक की जो सांद्रता है उसकी प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाए, आधी रह जाए। आधी रहने का मतलब आधी रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब ये होगा कि जो सांद्रता थी x के बराबर प्रारंभिक सांद्रता का आधा, मतलब a/2, प्रारंभिक सांद्रता की आधी। x जो सांद्रता थी हमने अभी देखा था k बराबर क्या था, x अपॉन t था प्रथम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो x बराबर क्या हो गया, a/2, मतलब उसकी सांद्रता की आधी कर दी। तो t बराबर मान लेते हैं हम t हाफ। t हाफ का मतलब हो गया हाफ लाइफ। हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं बेटा हम t हाफ से। ठीक है, हाफ लाइफ को हम t हाफ से डिनोट करते हैं। तो k बराबर x अपॉन t, ये जो हमने अभी निकाला था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, वहां पर x की वैल्यू हम रख देंगे a/2 और t बराबर क्या रख देंगे, t हाफ। तो जो हमारा k बराबर x अपॉन t है, इसको आप ये भी मान सकते हो t बराबर x अपॉन k। ठीक है, t बराबर x अपॉन k। तो t की जगह हम क्या रख देंगे, t हाफ रख देंगे, बराबर x की जगह हो जाएगा a/2 और ये k। तो ये हमारी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या निकल के आ गया, हाफ लाइफ निकल के आ गया। यहाँ से सिद्ध क्या होता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए उसकी हाफ लाइफ उसकी प्रारंभिक सांद्रता, किसकी प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। ये कह रहा है t हाफ समानुपाती a। तो ये ध्यान रखना है बेटा कि हाफ लाइफ के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट k का मान आता है x अपॉन t। हाफ लाइफ आती है t हाफ इक्वल टू a/2 के, और इसकी जो हाफ लाइफ होती है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है, यानी उसकी कैसी होती है, समानुपाती होती है। और शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए k का जो मात्रक है, k का यूनिट जो था वो यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप तब तक बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।